नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न 1 देखा था, आज हम लोग अभ्यास प्रश्न 2 देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 2 के अंतर्गत हम लोग जो है फिर से देखेंगे एक नए टॉपिक में कि इस पॉलिटी से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसे है। तो आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है कह रहा है। तो आइए सही के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ए कह रहा है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। सी ऑप्शन नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 और डी ऑप्शन राष्ट्रीय जल नीति 1987। ये 4 ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, या कहने का मतलब कौन सा एक सही सुमेलित, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया है अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, बी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, और सी नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, और डी राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 जो है यह मैचिंग नहीं कर रहा है, सुमेलित नहीं कर रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है और यह क्वेश्चन पूछा गया है
यूपी पीसीएस 2000 में, यूपी पीसीएस 2000 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है संवैधानिक, ऑप्शन बी दिया है संसदीय कानून, ऑप्शन सी योजना आयोग की अनुशंसा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2000 में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में आप आएंगे कि यह अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में पूछ रहा है, और अंतर्राज्यीय परिषदों या इंट्रा स्टेट काउंसिल के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंट्रा स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक संवैधानिक संस्थान है। कौन सी संस्थान है? संवैधानिक संस्थान है, एक संवैधानिक संस्था है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या इसके निर्माण का जो स्रोत है वो संवैधानिक है, संविधान है। सोर्स क्या है? संविधान है। तो इस प्रकार अगर इसका उत्तर आएंगे तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। ये इसका निर्माण का स्रोत क्या है? संवैधानिक है या संविधान है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो गठन पे अगर आप आएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इंट्रा स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसके बारे में अनुच्छेद 263 संवैधानिक संस्थान, और गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण का जो स्रोत है या सोर्स है, तो वह निर्माण का सोर्स क्या है? संवैधानिक है। संविधान के माध्यम से जो है इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है IAS 2003 में, जिसमें स्टेटमेंट दिया है 1 नंबर, अंतर्राज्यीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा स्टेटमेंट संबंधित राज्य की सहमति से, तीसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, 4 नंबर
राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्तावित करे, पारित करे या प्रस्तावित करे। इसमें अगर आप आएंगे सही उत्तर का पहचान करना है, सही कूट का पहचान करें। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है सभी चारों। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह क्वेश्चन जो है IAS 2003 में पूछा गया है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। तो ये सही है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते, अगर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल लेवल पे किसी प्रकार का संधि एवं समझौता करता है और उस संधि एवं समझौते के अंतर्गत जो भी रूल है, जो भी नियम कानून है, उस नियम कानून को देश में प्रभावी बनाने के लिए वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट संबंधित राज्य की सहमति से, तो उस राज्य के सहमति से भी जो है वह उसके लिए कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पर। तीसरा स्टेटमेंट है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, तो जब राज्य में किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के फेल होने की स्थिति में जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है या प्रेसिडेंट रूल होता है, तो प्रेसिडेंट रूल की अवस्था में जो है उस राज्य में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास होता है। उसके अलावा 4 नंबर स्टेटमेंट पे आएंगे तो राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्तावित करे, तो अगर आपको पता होगा तो आर्टिकल 249 हम लोगों ने पढ़ा है, और उसके अलावा आर्टिकल 312 ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज और जो है 249 राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने से संबंधित बात हम लोगों ने किया था। तो इस प्रकार इसका 1, 2, 3, 4 चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और सही ऑप्शन पे आएंगे तो इसका सभी चारों ऑप्शन क्या है? राइट आंसर होगा। इस प्रकार सभी चारों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है और यह क्वेश्चन UPPCS 2002 और 3 में पूछा। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं। 1 नंबर स्टेटमेंट दिया है संविधान के प्रावधानों से, संविधान के प्रावधानों से। 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है
नियोजन प्रक्रिया से, नियोजन प्रक्रिया से। 3 नंबर स्टेटमेंट दिया है राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, अंतर्विरोध से। 4 नंबर स्टेटमेंट हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से, इच्छा की प्रबलता से। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसके आधार पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर की पहचान करना है। सही उत्तर क्या करना है, आपको चुनना है। जिसमें ऑप्शन ए दिया है 1 एंड 2, बी दिया है 2, 3 और 4, सी ऑप्शन दिया है 2, 4 और 5, डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। ये 4 ऑप्शन आपको क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। और आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप आएंगे तो भारत के केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित होते हैं, मतलब किस तरीके से केंद्र और राज्य के संबंध में प्रभाविता या इफेक्टिव या प्रभाव दिखाई देता है। तो अगर आप आएंगे संविधान के प्रावधानों से, तो संविधान के प्रावधानों में अगर आप आएंगे तो संविधान में जो है सभी प्रकार के लोगों को, चाहे वो व्यक्ति को हो, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, सभी सरकारों को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को उनके राइट और ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। और वहाँ पे जो है उनके राइट और ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है और संविधान में प्रावधान भी किए गए हैं कि इनके राइट और ड्यूटीज़ का जो है उल्लंघन या वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप संवैधानिक प्रावधान से भी जो है केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। नियोजन प्रक्रिया से, नियोजन प्रक्रिया से जब कोई भी प्लानिंग किया जाता है, कोई योजना चलाया जाता है, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो है वहाँ पे भी जो है केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों पर प्रभाव दिखाई देता है। उसके अलावा राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध, जैसे केंद्र सरकार में अलग पार्टी का सरकार, राज्य सरकार में अलग पार्टी का सरकार, तो वहाँ पे भी जो है केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में जो है प्रभाव दिखाई देता है। उसके अलावा हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता, कभी कभी सरकारें जो हैं अपने इच्छा से कार्य करना शुरू कर देती हैं, जनता को ध्यान में रख के कार्य नहीं करती, तो ऐसे संदर्भ में भी जो है, या राज्यों को ध्यान में रख के कार्य नहीं करती, तो ऐसे संदर्भ में भी केंद्र और राज्य के संबंध जो है प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और डी ऑप्शन जो है राइट आंसर, 1, 2, 3 और 4 चारों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस मेंस 2006 में और प्री 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित के संबंध या निम्नलिखित के संबंध में संस्तुति दी। किसके संबंध में सरकारिया आयोग ने संस्तुति दी, यही क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन ए आपात उपबंध,
ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी पंचायतें, ऑप्शन डी नगरीय प्रशासन। तो सरकारीय आयोग ने निम्नलिखित किसके संबंध में संस्तुति दी? तो इस प्रकार ऑप्शन दिया है आपात उपबंध, केंद्र राज्य के मध्य संबंध, पंचायतें और नगरीय प्रशासन, 4 ऑप्शन दिया है। तो अगर आपात उपबंध के बारे में आएंगे तो आपात उपबंध के बारे में सरकारीय आयोग ने नहीं, और आपात उपबंध के बारे में भाग 18 में बताया गया है। कौन से भाग में बताया गया है? भाग 18 में बताया गया है। और इसके लिए 3 प्रकार के आपात का प्रयोग किया गया है, 352, 356, 360। 352 में अगर आप आएंगे तो वहाँ बताया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय आपात के बारे में। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है, युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। किसी राज्य में या भारत क्षेत्र, पूरे भारत में या पूरे भारत क्षेत्र के किसी एक प्रभावित क्षेत्र में जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है इन 3 आधारों पर। अब तक भारत में 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975। ये 3 बार जो है लगाया गया है। कब कब लगाया गया है? 1962 में, 1971 में और 1975 में नेशनल इमरजेंसी भारत में डिक्लेयर किया जा चुका है। उसके अलावा अगर 356 में आएंगे तो 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है, या इसे कह सकते हैं आप कि राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि जब जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र या पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो जाए? फेल हो जाए। संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, तो ऐसे संवैधानिक तंत्र के फेल होने की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल के माध्यम से प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकता है या 356 का प्रयोग कर सकता है। और 356 का प्रयोग या जब राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किसी राज्य में किया जाता है तो वैसे संदर्भ में राज्यसूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास हो जाता है। और 356 में अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत फिनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल का बात किया गया है। वित्तीय आपातकाल या फिनेंशियल इमरजेंसी, और यह फिनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार इसका यूज नहीं किया गया है। और वित्तीय आपातकाल का मतलब यह है कि भारत की उस देश का फिनेंशियल लेवल पर, वित्तीय लेवल पर सिचुएशन इतना ख़राब हो जाए कि वह अपने विकास कार्यों को संपादित न कर पाए, वह अपने कर्मचारियों को उनके खर्चों से संबंधित जो है सैलरी अवेलेबल ना करा पाए। अगर ऐसा कराने में कोई भी कंट्री सक्षम नहीं हो रहा है तो यह बोला जाएगा कि वह पूरी तरीके से फिनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, और वहाँ पे 356 का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में अभी तक 356 का प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध जो है इसका सरकारीय आयोग से संबंध है। सरकारीय आयोग ने यह जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो है मुद्दों के बारे में क्या किया था? डिस्कस किया था कि केंद्र राज्य संबंध को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में जो है रिलेशंस के बारे में सरकारीय आयोग के द्वारा बताया गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। आइए देखते हैं पंचायतों का भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अगर पंचायतों के बारे में आएंगे तो पंचायतों के बारे में, पंचायती राज या पंचायतों के बारे में भारतीय संविधान में भाग 9 में बताया गया है। और भाग 9 में बताया गया है। उसके अलावा पंचायतों के गठन के बारे में अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है। आर्टिकल 40 में DPSP के अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बताया गया है। और यह अनुच्छेद 40 जो है पार्ट 4 के अंतर्गत, पार्ट 4। लेकिन पंचायतों के बारे में जो है, ग्राम पंचायतों के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भारतीय संविधान में भाग 9 में बताया गया है। और पंचायतों के गठन के बारे में DPSP या अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पार्ट 4 में बताया गया है। भाग 9 के अलावा ग्राम पंचायतों के बारे में जो है
अनुसूची 11 में बताया गया है। अनुसूची 11 शेड्यूल्ड 11 में जो है ग्राम पंचायतों के बारे में या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 73वां संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है 11 शेड्यूल जोड़ा गया और इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। पंचायती राज व्यवस्था को इसके अंतर्गत रखा गया और इसमें 29 विषयों को रखा गया है, 29 सब्जेक्ट को रखा गया है। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित चारों ऑप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आपके पास नंबर ऑफ फैक्ट्स कैसे जो है बढ़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे अगर आप आएंगे नगरीय प्रशासन, तो नगरीय प्रशासन के बारे में अगर आप आएंगे तो भारतीय संविधान में भाग 9 क में बताया गया, भाग 9 क। उसके अलावा अनुसूची आएंगे तो इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 74th अमेंडमेंट 1992 में, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में नगरीय प्रशासन या नगर पालिका के अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया। 18 विषयों को या 18 सब्जेक्ट को क्या किया गया? रखा गया। इन 18 विषयों और 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नगर प्रशासन और जो है ग्राम पंचायत को था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही होगा। केंद्र राज्य संबंध, सरकारी आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इस प्रकार देखा आपने कि हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, लेकिन जो है क्वेश्चन 1 से संबंधित हम लोगों ने इतना फैक्ट्स देखा, चारों ऑप्शन को डिस्कस किया, चारों ऑप्शन से संबंधित फैक्ट्स को हम लोगों ने क्या किया? रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन मैचिंग से संबंधित है, सुमेलित करने से संबंधित, मैचिंग या सुमेलित से संबंधित है, जिसमें सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आएंगे तो ए है केंद्र सूची या संघ सूची। एक ऑप्शन दिया गया है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। बी राज्य सूची, 2 नंबर दिया है अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान। सी ऑफ समवर्ती सूची, जनगणना। डी अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।
परिवार नियोजन। तो इस प्रकार अगर आप इसके कूट पे आएंगे और सही कूट का आपको पहचान करना है, ए बी सी डी, 3 1 4 2, बी ऑप्शन 2 3 1 4, सी ऑप्शन 1 2 3 4, डी ऑप्शन 4 1 2 3। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और 4 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है मैचिंग के बारे में। तो आइए मैचिंग देखते हैं। केंद्र सूची, संघ सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? कानून बनाने का अधिकार तो केंद्र सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, तो कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे राज्य सरकार को होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को होता है, लेकिन केंद्र को ज़्यादा पावर प्राप्त होता है किसके कंपैरिजन में? राज्य के कंपैरिजन में। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत ऐसे टॉपिक्स को या ऐसे मुद्दों को रखा जाता है जो उस समय सिचुएशन में नहीं रहे हों या भविष्य में ऐसे चैलेंजेज जो उस समय चैलेंज, जैसे साइबर क्राइम, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये सारे मुद्दे जो है किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? अवशिष्ट विषय के अंतर्गत। क्योंकि उस समय जब संविधान बन रहा था, लिस्ट जब बनाए जा रहे थे, तो उस समय ऐसे मुद्दे नहीं थे। लेकिन आज देखिए साइबर क्राइम जैसा चैलेंजेज आ रहा है, आज देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में लोग विकास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ते गए तो ये मुद्दे आते गए, और ऐसे मुद्दों को जो है अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखने की बात की गई। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र सरकार को दिया गया। तो इस प्रकार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 1 4 2, ऑप्शन बी 2 3 1 4, सी 1 2 3 4 और डी 4 1 2 3। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, कौन सा कूट सही होगा। तो अगर आप आएंगे तो केंद्र सूची, केंद्र सरकार, केंद्र सूची या संघ सूची के अंतर्गत ऑप्शन 1 नंबर दिया है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था नहीं आएगा। 2 नंबर अंतरिक्ष अनुसंधान, यह भी नहीं आएगा। 3 नंबर जनगणना। तो अगर आप आएंगे तो 3 नंबर क्या होगा? 3 नंबर जनगणना, जनगणना से संबंधित कानून बनाने का अधिकार या जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर कराने का, उसके आंकड़े जारी करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो 1 का 3। राज्य सूची के विषयों पर, तो राज्य सूची जो है उसके पास जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन नहीं है। उसके पास जो है अगर आप आएंगे तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस के मामले और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे, 3 2। और उसके अलावा समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, 4 नंबर। और उसके बाद अगर आप आएंगे अवशिष्ट विषय के अंतर्गत तो 2 नंबर। ये अंतरिक्ष अनुसंधान जो है अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार 3 1 4 2 ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। 3 1 4 2 क्या होगा? सही होगा। संघ सूची के अंतर्गत जो है जनगणना, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। ये इंपॉर्टेंट इस समय इसलिए भी भविष्य के एग्जाम के लिए है क्योंकि इस समय जनसंख्या नियंत्रण के लिए, परिवार नियोजन के लिए सरकारें जो है, राज्य सरकारें कानून बनाने का बात कर रही हैं, कानून बनाने का बात चल रहा है और इस समय ये करंट का मुद्दा है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण जो है कौन से सूची का विषय है या कौन से सूची में इसको रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। और अवशिष्ट के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान को। इस प्रकार ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए तैयार कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से। ऑप्शन बी दिया है लोकसभा के विघटन से, लोकसभा के विघटन से। ऑप्शन सी दिया है संसद की प्रशासनिक शक्तियों से। और ऑप्शन डी दिया है राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों के संबंध में, विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। संसद की विधायी शक्तियों से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। अनुच्छेद 249 का ये संबंध पूछ रहा है। तो यह जो है टॉपिक हम लोगों ने क्लास लेक्चर में किया था और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। अगर आप आएंगे तो हमने बताया था राज्यसभा, राज्यसभा का विशेषाधिकार या प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के विशेषाधिकार पे आएंगे तो हम लोगों ने 3 पॉइंट पे चर्चा किया था। एक हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 249, दूसरा आर्टिकल 312 और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में, ये 3 मुद्दों पे हम लोगों ने क्या किया था, बात किया था कि ये 3 विशेषाधिकार है राज्यसभा का। एक है 249 के अंतर्गत, एक 312 और एक वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के संदर्भ में। 249 में यह बताया गया था कि अगर राज्यसभा राष्ट्रीय हित में किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहती है तो उस कानून को बनाने के लिए वह उसका विशेषाधिकार है जब तक कि वह उसको 2/3 बहुमत से संसद के समक्ष इनिशिएट न करे, पहल न करे। कहने का मतलब जब तक राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करके पहल नहीं करेगा तब तक जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया नहीं जा सकता। यह राज्यसभा का प्रिविलेज है। उसके अलावा अनुच्छेद 312 न्यू ऑल इंडिया, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज या नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित बात किया गया है। वह भी प्रिविलेज किसका है, राज्यसभा का। और उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में भी जो है स्टार्ट कौन कर सकता है प्रोसेस, तो राज्यसभा कर सकता है। तो यहाँ 249 के बारे में पूछ रहा है तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। यह जो है यही स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं अनुच्छेद 356 में है। लोकसभा का विघटन का मतलब है कि जो सरकार सत्ता में हो वह अपना मेजॉरिटी खो दे, अपना बहुमत खो दे। तो बहुमत खोने का मतलब यह है कि वह सरकार अल्पमत में आ गई और अल्पमत में आने की स्थिति में अगर उसको सरकार बनाना है तो अपना मेजॉरिटी प्रूव करे, नहीं तो फिर से जो है लोकसभा का क्या होगा, इलेक्शन होगा। और इस ऐसे संदर्भ में माना जाएगा कि लोकसभा का विघटन हो चुका है। उसके अलावा संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों में अगर आप आएंगे तो लोकसभा का उप महासचिव होता है, राज्यसभा का उप महासचिव होता है और उसका कार्य ही यही होता है कि वह प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित बातों को देखे।
तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सेवन नंबर, और यह क्वेश्चन आईएएस 2010 में पूछा है। आईएएस 2010 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग द्वारा वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन द्वारा सिफारिश की गई या सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ये कह रहा है कि जो वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश की जाती है या जो सलाह दिया जाता है, संसद के प्रत्येक सदन में कौन रखवाता है उसके रिपोर्टों को? तो ऑप्शन ए दिया है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, ऑप्शन सी दिया है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी दिया है संघीय वित्त मंत्री। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आईएएस 2010 में क्या किया गया है? पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया जाता है या उसके जो रिपोर्ट होते हैं, उस रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है उसे भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। हम लोगों ने क्लास लेक्चर में इन सभी मुद्दों के बारे में बात किया था कि भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा जो दिया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है, उस रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है और उस रिपोर्टों पर जो है डिस्कस किया जाता है। संसद में क्या होता है? डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो फाइनेंस कमीशन का जो टर्म होता है या कार्यकाल होता है, इसका 5 ईयर का होता है। उसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति या इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको नियुक्त करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। भारत में अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, क्या नाम है उनका? एन.के. सिंह नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन या प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और फाइनेंस कमीशन से संबंधित रिपोर्टों को संसद में या पार्लियामेंट में भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। भारत का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? इसे रखवाता है। इसको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर स्पीकर आएंगे तो जो लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर का काम यह है कि यह लोकसभा में जो सदस्य आते हैं उन सदस्यों में डिसिप्लिन बनाए रखे, लोकसभा में क्वेश्चन पूछने का
अनुमति देना, कौन सा प्रश्न तारांकित है कौन सा अतारांकित है यह डिसाइड करना, एक बार में कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी बिल धन विधेयक या धन विधेयक नहीं है, ये सभी निर्णय जो है स्पीकर के द्वारा लिए जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के, अगर ये कहा जाए कि भारत के प्रथम स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम स्पीकर हुए। भारत का प्रधानमंत्री अगर आप आएंगे तो इसके लिए आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में अगर आप आएंगे वहाँ तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में और अन्य मंत्रियों के नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं जो अन्य मंत्री होते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रेजेंट में जो पीएम है नरेंद्र मोदी। उसके अलावा संघीय वित्त मंत्री, तो जो वित्त मंत्री होता है फिनेंस मिनिस्टर होता है, उसका इसमें कोई रोल होता नहीं क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा होता है। और उसके अलावा इसका कार्य यह होता है कि प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यह 1 फरवरी को क्या करे, बजट प्रस्तुत करे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उससे संबंधित आप चारों ऑप्शन को देख रहे हैं तो आपके 4 ऑप्शन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वह भी क्या हो रहे हैं, रिवीजन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2010 और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है या कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है निम्न में से। ऑप्शन ए दिया है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी दिया है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी दिया है योजना आयोग और ऑप्शन डी दिया है चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। और संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि ऐसा निकाय जिसके बारे में जो है संविधान में उल्लेख किया गया हो, वैसे सभी निकाय संवैधानिक निकाय होंगे और जिनके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया हो वैसे निकाय को जो है संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं जानते बल्कि गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जानते हैं। तो अगर यूपीएससी आएंगे तो यूपीएससी के बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय है, यह संवैधानिक निकाय है और इसके द्वारा जो है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाता है जिसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जाम कराता है और ये बेस्ट ऑफिसर को चुन के देश को देता है। उसके अलावा डिफेंस के सेक्टर में जाएंगे तो एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और बेस्ट ऑफिसर डिफेंस में देता है, सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। कुल मिला के यह एक संवैधानिक निकाय है और इसके बारे में आर्टिकल 315 में बताया गया है। वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है और यह भी एक संवैधानिक निकाय है। और अभी हम लोगों ने देखा कि इसका टर्म 5 वर्षों का होता है, इसको अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा इसका टर्म 5 वर्ष, 1 अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य, 15 वित्त आयोग को अब तक गठन किया जा चुका है। इसमें वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एनके सिंह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 15वें वित्त आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा चुका है
और योजना आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है तो ये कौन सा निकाय हुआ? यह गैर संवैधानिक निकाय हुआ। गैर संवैधानिक निकाय हुआ या जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसका स्थापना किया गया 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री पीएम। अगर ये कहा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम कौन हुए? तो अंतिम अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रथम उपाध्यक्ष, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम उपाध्यक्ष हो गए कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष। अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, सभी ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो योजना आयोग का 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे एक नई संस्था आई, नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग एक नई संस्था आई। तो करंट में योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है और इसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया, अनुच्छेद 324 में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन जो होता है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर जो है इलेक्शन कमीशन बनता है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, संवैधानिक संस्थान है। उसके अलावा इसको अब अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्य यह है, यह चुनाव को कंडक्ट करता है। चुनाव में जैसे लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, सभी प्रकार के इलेक्शन को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से संबंधित हम लोग करीब जो है 8-10 क्वेश्चन के फैक्ट अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए और हर ऑप्शन पे विचार करना चाहिए, क्योंकि कौन सा ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए ये पता नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रेस काउंसिल एक, ये प्रेस काउंसिल के बारे में, इंडियन प्रेस काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। ये वैधानिक संस्था है। बी, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। सी ऑप्शन न्यायिक संस्था है। डी ऑप्शन परामर्शी संस्था है। और ये जो है लोअर 2004 में पूछा है। लोअर 2004 में क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अगर आप आएंगे
तो यह जो है एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। क्या है ये? भारतीय प्रेस काउंसिल अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। यह जो है जो भी प्रेस है, प्रेस या मीडिया, उनको क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है। उसके अलावा एक गाइडलाइन जारी करता है कि किसके अंतर्गत जो है प्रेस या व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए या उसका यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए बी जो है क्या होगा? सही होगा। यह अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, और यह 2006 में पूछा गया है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो वे कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? तो अगर आपको याद होगा तो हमने बताया है कि एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है, एक अवशिष्ट विषय होते हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी दिया है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 1991 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं किसमें निहित हैं? केंद्र सरकार में निहित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या होगा? केंद्र सरकार। ऑप्शन क्या दिया है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद। तो यही ऑप्शन क्या किया दिया गया है। तो अगर आप आएंगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा सही? तो अगर इसमें आएंगे तो राष्ट्रपति तो होगा नहीं, इसमें पार्लियामेंट दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल दिया है, राज्य सरकार दिया है, राज्य सरकार होगा नहीं। दो ऑप्शन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं होगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बड़ा केंद्रीय मंत्रिमंडल होता नहीं। अब कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। तो यह जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? पार्लियामेंट। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार, या अगर वो नहीं है तो पार्लियामेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज अभ्यास प्रश्न 2 के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को क्या किया? सॉल्व किया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान हम लोगों ने यह देखा कि जो भी चारों ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने दिया। और इस तरीके से एक क्वेश्चन के बजाय हम लोगों ने 10 से 12 क्वेश्चन क्या किया? सॉल्व किया। क्वेश्चन जब भी आप अपने से भी सॉल्व करें तो इसी तरीके से सॉल्व करें, और चारों ऑप्शन में प्रॉपर वे में जानकारी रखें, जिससे इन फ्यूचर में अगर उस ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में रहें। तो थैंक यू एंड जय हिंद। आज हम लोगों का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभ्यास प्रश्न 3 लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।